नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसे कि आपको पता है कि आरपीएससी आरएएस का एग्जाम जल्दी ही आने को है, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं परीक्षा होने को। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि अब जो समय बचा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें, चाहे वह करंट अफेयर हो, चाहे वह स्टैटिक पोर्शन हो, जिसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां से सवाल आते ही आते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम है आरएएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। तो आरएएस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए है, प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हम कुछ वीडियो के माध्यम से लगातार आपसे मिलते रहेंगे, जिसमें आज पहला वीडियो है जिसमें हमारी मुलाकात हो रही है जिस विषय को लेकर, वो है इतिहास। तो इसमें हम देखेंगे राजस्थान का जो इतिहास विशेष है, जहां से सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं वो आपको पता रहे। इतिहास के अलावा हम अन्य भी संदर्भ देखेंगे, जैसे राजस्थान के भूगोल से संबंधित सवाल, चाहे वहां की राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल, विज्ञान प्रौद्योगिकी के अपडेट भी देखेंगे, करंट अफेयर्स भी देखेंगे। लगातार आने वाले दिनों में एक एक वीडियो के माध्यम से सवाल आप देखते जाएंगे, जवाब देखते जाएंगे, और लगातार आप भी अपने आप को यह आंकते रहेंगे कि आखिर आप किस जगह पर हैं, किस स्थिति में हैं, और अब आपको कितना और बेहतर करने के लिए कितना और रिवीजन करना है। तो उद्देश्य यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो तैयारी को बेहतर करने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल के साथ में। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? ऑप्शन है ए बीकानेर, बी पीलीबंगा, सी है उदयपुर और डी है सीकर। सही जवाब क्या है? देखिए, आहड़ संस्कृति जो है ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है, और यह जो है उदयपुर की आहड़, जिसे बेड़स नदी के तट पर अवस्थित है, कहा जाता है। मतलब कि आहड़ नदी है, उसी के तट पर है। आहड़ सभ्यता, संस्कृति बोल देते हैं, मुख्य रूप से संस्कृति के नाम से आता है। उदयपुर याद रखिएगा। तो याद रहे, जवाब में आपके क्या है? सी, उदयपुर है। ताम्रपाषाण संस्कृति जो नवपाषाण काल था उसके बाद था, पाषाण और ताम्र दोनों के यहाँ पे औजार देखने को मिलते हैं। तो याद रहे, आहड़ का पुराना नाम क्या है? ताम्रवती भी इसी वजह से है, ताम्र से संबंधित है इसी वजह से। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें हम यहाँ पे कुछ दुर्ग भी इस क्षेत्र से संबंधित हैं, उसे भी देख लेते हैं, वो भी जान लेते हैं। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आधाटपुर अथवा आधाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता था। तो याद रहे इस क्षेत्र को, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं। अब उसके बाद इसके उत्खनन कार्य की बात करें, सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ, और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं 1961-62 में एचडी सांकलिया के नेतृत्व में यहां पर उत्खनन कार्य कराया गया। उत्खनन से हमें ताम्र पाषाण काल संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जिसमें से एक जानकारी यह भी थी कि वहां पर ज्यादातर संयुक्त परिवार भी रहते थे। वो कैसे पता चला? कि मकान में एक से अधिक चूल्हे हैं, यानी कि एक मकान है और उसमें एक से ज्यादा चूल्हे हैं, यानी कि बहुत सारे परिवार अपने अपने कमरों में रहते थे। तो संयुक्त परिवार प्रणाली का पता चलता है। यहां से उत्खनन में कृष्ण लोहित मृदभांड, चावल, तांबे की वस्तुएं आदि सर्वाधिक मिली हैं। तो इसी से पहचान होती है किसी संस्कृति की कि वहां पर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, तो आहड़ की लाल काले वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब देखिए, किस सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं? नलियासर, जोधपुरा, नगरी सभ्यता या रैंड की सभ्यता? सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका बी, जोधपुरा सभ्यता। जयपुर जिले में जो साबी नदी के तट पर जोधपुरा गांव है, वहां पे उत्खनन कार्य किया गया, उसी से नाम पड़ गया जोधपुरा सभ्यता। लोहे के शस्त्र मिले हैं, लोहे के बने तीरों के अग्रभाग मिले हैं, लोहे की कीलें मिली हैं यहाँ पे। साथ ही कुबड़ बैल की आकृतियां, पत्थर के मनके तथा लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। चलिए आगे देखें, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ए, बी, सी या डी में से कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति? सही जवाब क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कि उत्तर हो गया हमारा सी, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? तो वो है महेश भट्ट। कभी इनसे पूछा जाता है कि प्रशस्तिकार कौन थे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के? महेश भट्ट। फिर उसके बाद प्रशस्ति राणा कुंभा की है। तो राणा कुंभा, बापा से लेकर राणा कुंभा तक जो गुहिलों की वंशावली है वो यहाँ पे उपलब्ध है। अब राणा कुंभा की जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, यानी कि उपलब्धियां। उसके अलावा जो उनकी रचनाएं हैं, जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं,
उनका वर्णन भी यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ए कोठारी नदी, बी बनास नदी, सी लूनी नदी और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? देखिए बहुत सारी सभ्यताओं का नाम नदियों के किनारे संबंधित होता है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहां से प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कब से कब तक हैं? 4000 से 5000 ईसा पूर्व के आसपास है। तो मानव के पाषाण के उपकरण हो, उसके बाद लौह उपकरण भी प्रयोग देखने को मिलते हैं। कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। तो अब उसके बाद मतलब एक लंबा समय था ना, उसमें आगे के समय कभी उसमें कुछ चीजें मिलती गई आगे आने वाले समय। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जोधपुर, अलवर, कोटा या माउंट आबू? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे है? माउंट आबू, यानी कि उत्तर हो गया हमारा डी। तो माउंट आबू जो है वो कहां पे है ये भी पता होना चाहिए। तो सिरोही जिला है राजस्थान में, सिरोही में है माउंट आबू। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह है उनका निर्माण अलग अलग समय पर हुआ, तो 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। उसके अलावा कुछ अन्य जो मंदिर है, देखिए माउंट आबू क्या है? हिल स्टेशन। अब देखिए कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है, पीपला माता जोधपुर, नीलकंठ अलवर, चूहा का मंदिर करणी माता मंदिर बीकानेर। चलिए अब आगे देखें, एक लिंगी मंदिर सास बहू का मंदिर उदयपुर। सास बहू का मंदिर आपको लग रहा होगा कि ये सास और बहू के रिश्ते से संबंधित मंदिर है, ऐसा नहीं। सहस्त्र बाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु। अब देखिए सहस्त्र बाहु जो है भगवान विष्णु के अवतार में से एक माने जाते हैं, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जो अवतार थे उन्हें यह आशीर्वाद मिला था कि उनके सहस्त्र बाहु थे, हजारों उनके हाथ थे। तो यहां पे सास बहू का मंदिर उदयपुर में आपने देखा, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में भी है और वह भी सहस्त्र बाहु मंदिर से नाम पड़ गया, सास बहू मंदिर। शिला देवी का मंदिर आमेर, चौमुखा मंदिर आबू, बरौली मंदिर रावत भाटा, आभानेरी मंदिर दौसा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली और ज्वाला माता मंदिर जोबनेर जयपुर, और इसके अलावा जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। चलिए फिर राजस्थान के किस किले में इस्माइल संत मालिक शाह का मकबरा है? रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में या तारागढ़? सही जवाब क्या है? ए, बी या सी, डी में से बी। जालौर के किले में इस्माइल संत मलिक शाह की समाधि स्थित है और किले के भीतर मस्जिद भी है, क्योंकि वे इस अवधि को गुजराती शैलियों, जो 16वीं शताब्दी के अंत का समय था, उस समय के जो स्थापत्य है उससे प्रभावित है, उस दौरान की मस्जिद है। तो याद रहे कि किले के मेन गेट के पास एक संत की मजार भी है, मजार संत रहमत अली बाबा की है। और ये सब कहाँ की बात हो रही है? जालौर के किले की। मुख्य बात जो सवाल की वो यही है कि इस्माइल संत मलिक शाह जालौर के किले से संबंध है। चलिए अब उसके बाद कुछ और जानकारी है जालौर के किसी किले के बारे में। प्रसिद्ध और प्रभावशाली किलों में से एक है, इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण नाम है, जैसे सोनगिर या सुनहरी पर्वत के रूप में जाना जाता है, और ये रहमत अली के बारे में जो मैंने आपसे बताया था वो तो है ही। राजस्थान में स्थित वह किला जिसे राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमांत का प्रहरी कहा जाता है? रणथंभौर का किला, लोहागढ़ का किला, भटनेर का किला या मांडलगढ़ का किला? सही जवाब इनमें से क्या है? ए, बी, सी या डी में से सही जवाब है बी। बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब लोहागढ़ का किला। अब देखिए लोहागढ़ के किले को सिंह द्वार या फिर क्या कहा जा रहा है? पूर्वी सीमांत का प्रहरी। तो भरतपुर में है राजस्थान में, लोहागढ़ का किला है, याद रहेगा। किले का निर्माण किसने करवाया? भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने करवाया। अपनी अजेयता और सुदृढ़ता के लिए यह किला जो है काफी प्रसिद्ध है, इसको जीतना बहुत मुश्किल था। तो किला जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथा को दिखाता है। उसके बाद 6.5 लगभग 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह किला दोहरी प्राचीर से घिरा है। भीतरी दीवार में क्या है? दोहरी प्राचीर, 2 दीवार है। भीतरी दीवार में ईंट पत्थर की बनी हुई है और बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, उसकी कुछ अन्य खासियत है जो आप देख सकते हैं। कोठी खास, महल खास, रानी किशोरी, रानी लक्ष्मी के महल। अंदर किले के अंदर बहुत सारे महल होते हैं, तो एक किला है जिसके अंदर ये बहुत सारे महल हैं। गंगा मंदिर, राजेश्वरी देवी, लक्ष्मण मंदिर, बिहारी जी मंदिर तथा जामा मस्जिद, ये सब भी उसके अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, जस्ते की मूर्तियां उदयपुर, बी, तारकशी नाथपुरा राजसमंद, सी, बगरू प्रिंट जयपुर और डी, कागजी टेराकोटा अलवर। कौन सा इनमें से गलत है? सही जवाब है ए। ए का मतलब क्या हो गया कि जो
जस्ते की मूर्तियां उदयपुर कह रहा है, उसकी जगह हमें समझना पड़ेगा कि जस्ते की मूर्तियां का जो केंद्र है वह जोधपुर है। राजस्थान में बीकानेर उस्ता कला का प्रमुख केंद्र है। यह ऊंट की खाल पर की जाने वाली सोन के चित्रण की कलाकारी है। चलिए, तो यहाँ पे कभी कभी यहीं पे हम देखते हैं पहला वाला ही हमें मिल जाता है, तो हमें कितनी खुशी होती है कि पहले वाले से ही जवाब मिल गया, वहीं पे जवाब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली की सर्वोत्तम कृति है जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा भी कहा जाता है? किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, अलवर शैली या नाथ द्वारा शैली? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए। एकड़ का मतलब किशनगढ़ शैली, जो कि राजपूत कालीन चित्रकला की अत्यंत आकर्षक शैली है। सर्वाधिक विकास किस समय हुआ? राजा नागरी दास के समय में हुआ। प्रमुख विशेषता की बात करें तो यहां पे उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खंजनाकृति बनावट, धनुषाकार भी है, गुलाबी अदा, सुरम्य सरोवरों की अंकन। अब ये देखिए बहुत सारी चीजें, बारीकियों की बात हो रही है, चित्र टेक्निकल वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं ना। तो सही जवाब क्या है हमने देख लिया। बनी ठनी किस शैली की है? किशनगढ़ की, यानी कि उत्तर हो गया ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? किशनगढ़, मेवाड़, शेखावटी या मारवाड़? सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी। जो मेवाड़ राज्य की राजस्थानी शैली सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। ये मेवाड़ शैली चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है इसी वजह से। और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इस चित्र शैली का विकास हुआ। तो देखिए विशेषताएं होती हर चित्र शैली की। इसमें क्या है? लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग, और उसके अलावा कुछ और भी हैं। तो सही जवाब हमने देख लिया है। इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? मेवाड़ है, यानी कि हमारा बी हो गया सही जवाब। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए, या फाउंडेशन बैच की तैयारी या फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपकी तैयारी दृष्टि आईएएस के ये सारे सेंटर में कराई जाती है। सेंटर के नाम देख लीजिए, प्रयागराज है, नोएडा है, दिल्ली करोलबाग है, लखनऊ है, जयपुर है और इंदौर है। तो किसी भी सेंटर से आप तैयारी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई जानकारी इन सेंटर की तो आप जाएं सेंटर से जानकारी ले लें। या फिर आपके लिए एक नंबर है 8750187501, आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने के साथ आप कोई भी जानकारी एडमिशन से संबंधित, बैच से संबंधित, फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दृष्टि आईएएस का कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप में जो भी कोर्स मौजूद है उसे आप देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और कोर्स को देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौमुखा जैन मंदिर स्थित है जोधपुर में, आबू में, रणकपुर में या कोटा में? सही जवाब क्या है? सही जवाब है रणकपुर। जैन मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा कुंभा के मंत्री दरना शाह ने करवाया था। ठीक है, तो दरना शाह ने यह जो निर्माण कराया था, तो नाम क्या है? कहां पे? रणकपुर में। तो याद रहे रणकपुर की बात हो रही है, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण। ठीक है, अब यहां पे देखिए, याद रखिए सवाल में क्या पूछा? चौमुखा जैन मंदिर। तो चौमुखा जैन मंदिर, इस रणकपुर जैन मंदिर को क्यों कहा जाता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या है, जो चार मुंह वाली मूर्ति है भगवान आदिनाथ की, आदिनाथ हम या बोल सकते हैं उनकी, तो चार मुंह वाली मूर्ति की वजह से चौमुखा मंदिर कहा जाता है। तो यह है रणकपुर जैन मंदिर या फिर चौमुखा मंदिर। किस समय पे निर्माण हुआ, किसने निर्माण कराया, किनसे संबंधित है? जो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं आदिनाथ, और कितने खंभों पर टिकी है? 1444, जिसकी वजह से इन्हें खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा चतुर सिंह, बी महाराजा मान सिंह, सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह और डी महाराजा प्रताप सिंह। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण, देखिए हवा महल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण किसने करवाया है? सी, यानी कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। आपका सही जवाब क्या है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अब थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। और कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में करवाया गया, और इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। और गुलाबी शहर का प्रतीक यह हवा महल बलुआ पत्थर से बना हुआ राजस्थानी वास्तुकला एवं मुगल शैली का मिश्रित रूप है। 2-3 बातें और जानना जरूरी है यहाँ मेले त्योहार से संबंधित, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए अगले सवाल पे, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? गोमुदा, कोल्यारी, चावंड या जावर? सही जवाब क्या है? सही जवाब है चावंड, यानी कि सी। किसकी बात हो रही? हल्दी घाटी युद्ध की। कौन राजा है? महाराणा प्रताप है। चावंड में इन्होंने राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी थी।
और जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? थर्मोपल्ली का युद्ध। ठीक है, तो अब यहां पे बात याद रहे कि इनका राज्याभिषेक जहां हुआ था वो जगह है गोगुंदा, महाराणा प्रताप का। यहाँ पे जो एक नाम आया है गोगुंदा, राज्याभिषेक से है, और चावड़ राजधानी जो उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी स्थापित की थी। तो अब उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? भवई नृत्य, 13 ताली नृत्य, घूमर नृत्य या कालबेलिया नृत्य? सही जवाब क्या है? देखिए, यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध किया है राजस्थान के लोक नृत्य को। बड़ी बात है ना। और उसका सही जवाब है डी, कालबेलिया नृत्य, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, योग हो गया, चाहे कुंभ हो गया, कुंभ को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, योग को भी शामिल किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक ये भी है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्व है इसका। उसके अलावा देखें, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में इसे शामिल किया गया था, ये याद रखिएगा। कुछ अन्य इसमें अंग हैं वो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? करौली, चिड़ावा या अलवर या 13 ताली? सही जवाब क्या है? अली बख्श, उत्तर है सी। पहले उत्तर देख लीजिए, सी है आपका अलवर। अली बख्शी ख्याल संबंध का संबंध कहां से है ये समझ में आ जाए तो अली बख्शी ख्याल अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव अली बख्श के समय अनोखा माना जाता था। तो याद रहे, यह ख्याल है और यह कला का एक हिस्सा है। यह लोक नाट्य पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है और राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य अलगोजा है, जो बांसुरी के समान होता है। इसके प्रमुख वादक रामनाथ चौधरी हैं। तो अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिल गई। अब आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चांग, ढोल, गैर या घूमर? कौन सा नृत्य है इसमें से? डी हमारा सही जवाब होगा। डी का मतलब घूमर नृत्य। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो याद रहे, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। गैर नृत्य जो होता है वह मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो गैर नृत्य है वो भी पता रहे, है ना। फिर उसके अलावा और भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ढोल नृत्य जो है, वो ढोल जो है वह है जालोर क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य होता है। बम नृत्य है अलवर भरतपुर। राय नृत्य है डूंगर बांसवाड़ा और बंदौरी नृत्य है झालावाड़। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई का संबंध किस नृत्य से है? भवाई नृत्य, कालबेलिया, चरी नृत्य या फिर रणबाज? सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका सी। सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ चरी नृत्य। अब नृत्यांगना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, चरी नृत्य के बारे में भी जान लीजिए। तो चरी नृत्य मुख्य रूप से ढोल, बकिया व थाली जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं सामान्य रूप से उनके साथ गुर्जर जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें से जो फलकूबाई हैं इसी गुर्जर जाति से संबंधित है। तो भवाई नृत्य उदयपुर में शारीरिक संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और रणबाज जो है मेवों का युगल नृत्य है, इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा जो लहंगी है सहरिया जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है। और गवरी सामुदायिक गीत नाट्य जो भी भील जनजाति में अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विजय दान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन के हिसाब से बताइए सही जवाब क्या है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दूसरा है, विजय दान देथा रूपायण संस्था के सह संस्थापक थे। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक सत्य है, बी केवल दो सत्य है, सी ना तो एक ना तो दो, और डी है एक और दो दोनों ही सत्य है। सही जवाब क्या है? डी, एक और दो दोनों ही सत्य है, दोनों ही सही है। चलिए देखिए, विजय दान देथा। विजय दान देथा का जन्म राजस्थान में हुआ और 1926 में हुआ। प्रमुख रचनाएं बापू के 3 हत्यारे, बांतारी फुलवारी, अनोखा पेड़, चौधराइन की चतुराई, सपन प्रिया, मेरा दर्द ना जाने कोई, महामिलन, मृग, प्रीमृणाल आदि ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। राजस्थानी और इसके साथ साथ हिंदी दोनों ही भाषा के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। राजस्थान की लोक कथाओं को इन्होंने अच्छे से पहचाना है और जैसे लोक कथाओं को पहचाना, उसका मर्म समझा और उसे आधुनिक कहानी का रूप भी इन्होंने बखूबी दिया है। तो अब बात की जाए इनके बारे में थोड़ा और, तो इनकी कहानी है चरणदास चोर को नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया। इन्हीं की कहानी चरणदास चोर को नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी में पद्मश्री अवार्ड सहित अनेक सम्मान मिले हैं। पहली फिल्म एक है अमोल पालेकर द्वारा निर्मित की गई थी, वह भी संबंधित है ना इनकी ही कहानी पर, इनकी कहानी पर। तो अब इसके अलावा राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू, हिटलर जैसी कथाएं भी इन्होंने रची हैं। तो याद रहे, नाम काफी है। नाम क्या काफी है? विजयदान देथा। चलिए
अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बोल भरमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्रप्रकाश, कोडमदे, मेघराज मुकुल या पग फेरो मणि मधुकर। अब इसमें सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए। जो बोल भारमली की रचना है सत्यप्रकाश जोशी ने की। ये देखिए, बोल भारमली, इसकी रचना यादवेंद्र शर्मा ने नहीं की है, इसकी रचना सत्यप्रकाश जोशी ने की। बाकी सब तो ठीक है। अन्य कुछ हैं जैसे हंसावली असाइथ है, गोरा बादल री बात, जाटमल है, वीर विनोद, श्यामल दास है, पृथ्वीराज विजय, जयानक है, नेहतरंग, राव बुद्ध सिंह है, बारीक बात, राम स्वरूप किसान है, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर है। उसके अलावा आगे बढ़े, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है। अगला है व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। अब इसमें से हम सही जवाब देखें तो उत्तर है 2। 2 नंबर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे बी हो गया। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है पवरा। अब यहां पे देख लीजिए, पवरा को क्या कहा जाता है? पवाड़ा भी कहा जाता है। वीर शासक जो राजस्थान में हुए, उनकी जो गाथा है, वीर गाथा, उसके लिए गीत पवाड़ा के रूप में गाए जाते हैं, जिसको हम पवरा भी बोलते हैं। तो जैसे राजस्थान में पाबू जी के पवाड़े आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पवाड़ा बहादुरों के लिए विशेष कार्य का वर्णन करने वाली गाथा होती है। चलिए, अब उसके बाद मारवाड़ी भाषा मुख्यतः राजस्थान के किस भाग या क्षेत्र में बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। ए, बी, सी या डी? सही जवाब क्या है? बी। बी का मतलब क्या हो गया? पश्चिमी राजस्थान। मारवाड़ी, मारवाड़ी का संबंध देखिए, मुख्य रूप से जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में बोली जाने वाली है। तो ये आपको याद रहे। और प्राचीन नाम क्या है? मरुभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क, राम स्नेही, विष्णोई या जसनाथी? सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी। डी का मतलब क्या हो गया? जसनाथी संप्रदाय। अब जसनाथी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। बमलू, लिखमा देसर, पंचला सिद्धा आदि ये सब जसनाथी संप्रदाय से हैं। एक जाट जाति संप्रदाय है और मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर संभाग के जो क्षेत्र है वहां से संबंधित है। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेडी राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या भरतपुर? सही जवाब क्या है? लोक देवता है गोगा जी, इनके बारे में आपने सुना होगा। लोक देवता गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी, हनुमानगढ़ व समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो यहां पे जो आप जवाब देखें, सी हनुमानगढ़ है। हमने देख लिया, हनुमानगढ़ गोगा मेडी जो है मौजूद है और उनकी स्मृति में यहां पर हम देखें तो गोगा नवमी मनाई जाती है। और गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेला या महोत्सव और स्थान। जीर्ण माता का मेला, सीकर, कैला देवी का मेला, करौली, करणी माता का मेला, बीकानेर या बेणेश्वर का मेला, अजमेर। अब इनमें से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित नहीं है वो है डी। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में के आसपास तहसील के नेवटपुरा नामक स्थान पर। डूंगरपुर, नेवटपुरा, तो यहां पे ये गलत है, डूंगरपुर। बाकी सही है, करणी माता, कैला देवी, जीर्ण माता। चलिए आगे देखें, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो का क्या अर्थ है या आणो क्या है? कुआं पूजा है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तीसरा है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। और डी है जल झूलनी की एकादशी पूजा। सही जवाब क्या है? सी है, दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, इसको हम बोलते हैं आणव। तो याद रहे, आणव विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जब से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बात करें तो उसको रवना कह देते हैं। पहली बार जाता है गवना, दूसरी बार रवना। उसके बाद देखिए, दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली, कान, हाथ, नाक। क्या होगा इसका सही जवाब? हाथ में। दामड़ा नामक आभूषण हाथ की अंगुली में पहना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य आभूषण जो हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं, छल्ला, छड़ा, बीटी, हथपान, ये सब हाथ से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी? महाराणा लाखा, महाराणा सांगा, सवाई जयसिंह या महाराणा कुंभा? सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है उन्होंने
उपाधि अभिनव भट्टाचार्य की धारण की। आप इसको समझ लीजिए जरा कि महाराणा कुंभा को हिंदू सुरतान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि जो होती थी उससे बना, और अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण पड़ा। तो अभिनव भट्टाचार्य तो थे ही, संगीत ग्रंथों की रचयिता की थी, उन्होंने ये उपाधि धारण की। उसके अलावा हिंदू सुल्तान कहां से मिला वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हम देखें तो कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला इमारत इनके द्वारा निर्मित है, जो इनकी अपने आप में बनवाई गई एक प्रमुख संरचनाओं में से एक है। फिर उसके बाद ये सवाल, ये सवाल है महत्वपूर्ण कि राजस्थान के इतिहास में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई? कौन दे रहा है? ब्रिटिश सरकार, यहाँ पे मुगल नहीं। और केसर ए हिंद की उपाधि बहुत लोगों को मिली, लेकिन ये राजस्थान की बात हो रही है कि कविराज श्यामल दास, सवाई जयसिंह, मान सिंह या जसवंत सिंह। सही जवाब क्या है? कविराज श्यामल दास, यानी कि उत्तर हो गया ए, केसर ए हिंद। अब देखिए इनके बारे में कहां के हैं? मेवाड़ राज्य के ढोलकिया ग्राम के निवासी हैं। इनके द्वारा रचित वीर विनोद एक प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास मुख्य रूप से दिखाई देता है और मेवाड़ से संबंधित है भी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा अन्य उपाधियों में कविराज, महोपाध्याय, ये सब उपाधियां होती हैं जो लोग या तो कोई देता है या तो कोई लोग खुद से धारण भी कर लेते हैं। राजस्थान के किस व्यक्तित्व को मेवाड़ के भीष्म के उपनाम से जाना जाता है? जैसे हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं भीष्म पितामह कौन थे? देवव्रत। क्या किया था उन्होंने कि अपने पिताजी की जब शादी हो रही थी, दूसरी शादी, और उसमें फिर ऐसी स्थिति बनी कि शर्त रखी गई कि राजपाट जो हो, अब जो बच्चा होगा उसको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने विवाह ही नहीं किया था और राजपाट त्याग दिया था, कि ये कह दिया था कि मैं वो जो राजपाट है लूंगा ही नहीं। तो राजपाट नहीं लिया एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने पिताजी के लिए, ऐसी स्थिति में वो कौन है जिन्हें हम मेवाड़ के भीष्म के उपनाम से जानते हैं? राणा रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह, रावचुंडा या महाराणा कुंभा। सही जवाब है सी, रावचुंडा राणा लाखा के पुत्र थे। अब देखिए क्या हुआ, राणा लाखा द्वारा वृद्धावस्था में विवाह किया गया और करने के पश्चात क्या हुआ, फिर इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हंसाबाई, जिनसे उनका विवाह हुआ था इनके पिताजी का, राणा लाखा का, हंसाबाई से, तो हंसाबाई का जो पुत्र होंगे वही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो वे खुद शासक नहीं बनेंगे, इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखें। उस वाद्य यंत्र को पहचाने जो पवन वाद्य यंत्र नहीं, जिसमें हम हवा का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे बांसुरी हो गई। तो बांसुरी को तो करते हैं, उसका उल्टा। सुरनाई, अलगोजा, नागफनी, कामायचा। सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी, केवल 4, कामायचा। समझिए अब इसमें जो संगीत वाद्य यंत्र है उसको समझिए। पवन वाद्य यंत्र में क्या क्या है? पुंगी है, सुना होगा पुंगी बजाई जाती है, सुरनाई है, सतारा है, अलगोजा है, मुरला है, नागफनी है, नाद है, शहनाई है, हवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम देखें ऑटोफोनिक में क्या हो जाएगा? घंटी है, घुंघरू है, मंजीरा है, खरताल है, झला है, ऐसे आवाज आएगी। उसके अलावा स्ट्रिंग, कोई तार होगा, सारंगी है, रावणनाथ है, कामायचा है, एक तारा है, मोचांग है। तो देखिए रावणनाथ सारंगी के साथ कामायचा का भी नाम है, स्ट्रिंग है, ठीक है, तार वाला है। तो ऐसी स्थिति में और आघाती होते हैं, आघात किया जाता है, जैसे कि ढोल हो गया, चांग हो गया, मोईसांग हो गया, नगाड़ा हो गया, इसमें आवाज ताल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए अमर सिंह एक और जहांगीर, बी है जयसिंह और औरंगजेब, सी है राणा प्रताप और अकबर, और डी है उदय सिंह द्वितीय और अकबर। अब इसमें से देखिए सही जवाब किसके? दिवेर की लड़ाई अगर पूछ रहा है तो आप कहेंगे अकबर ने मेवाड़ पर अभियान भेजा, और यहां पर देखिए क्या होता है? सी, यानी कि राणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई हम इसको कहते हैं, क्योंकि अकबर के द्वारा भेजा गया था। तो देखिए अकबर ने मेवाड़ पर अनेक सैनिक अभियान किए, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। दो प्रमुख घटनाएं हुई 3 अप्रैल 1578 को। शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा, और 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। तो मुख्य रूप से जो दो प्रमुख थे, महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर। चलिए
तराइन के प्रथम युद्ध का निम्नलिखित में से परिणाम रहा? पृथ्वीराज चौहान की विजय, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु या पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मैदान से भाग जाना। सही जवाब क्या है? ए। गजनी के शासक गौरी को अनेक बार हराया 1186 से लेकर 1191 तक। तो याद रहे पृथ्वीराज चौहान की विजय। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत अधिक हानि पहुंचाई, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से पराजित हुए, लेकिन जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ, साथ में भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ी। तो हम देखिए तराइन के प्रथम युद्ध की बात हो रही है, द्वितीय युद्ध की तो बात हो नहीं रही है। प्रथम युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जोधपुर की स्थापना राव चंद्रसेन द्वारा की गई थी और जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पहला है केवल ए सही है, दूसरा है केवल बी सही है, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, चौथा है ना तो ए और ना ही बी सही है। अब इसमें से 1 2 3 4 के हिसाब से देखिए जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा वो 2 है, यानी कि दूसरे का मतलब केवल बी सही है, पहला वाला गलत है, ये वाला सही। जोधपुर की स्थापना राव चंद्रसेन द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी? राव जोधा द्वारा की गई थी जोधपुर की स्थापना 1459 में। फिर जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात जो है ये सही है, तो इसीलिए केवल 2 सही है, यानी कि दूसरा वाला कथन बी सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1937, 1940, 1944। सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बी का मतलब क्या हो गया? वर्ष 1937 में हरिजन सेवक संघ, राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। और राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। राजपूताना शासन शाखा के जो प्रमुख थे हरविलास शारदा थे, और माणिक लाल जो वर्मा थे, उन्होंने अजमेर के नरेली गांव में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। चलिए अब उसके बाद आगे देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मजबूत मराठा विरोधी नीति अपनाई। और बी है सवाई जयसिंह अपने क्षेत्र का विस्तार मालवा तक करना चाहते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो एक और ना तो बी, सॉरी ना तो ए ना तो बी, और डी है या चौथा जो है ए और बी दोनों। इसमें से सही क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 2। 2 का मतलब क्या होगा? केवल बी वाला कथन इसमें सही है, ए वाला सही नहीं है। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठा समर्थक नीति अपनाई, जो बढ़ती मराठा शक्ति की मदद से मुगलों को मालवा से भगाने की उनकी इच्छा से प्रेरित थी। और इसमें क्या है? मराठा विरोधी, ये बात गलत। सवाई जयसिंह अपने क्षेत्र का विस्तार मालवा तक करना चाहते थे, क्या ये बात सही? मालवा तक करना चाहते थे, ये बात सही। तो ऐसे में हम देखें कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है सही है, हम कह सकते हैं दूसरा वाला सही, यानी कि दूसरा का मतलब बी सही है, तो उत्तर हो गया 2। हालांकि उल्टा है, यहां पे हम 1 2 कर देते, एबीसीडी करते बेटर रहता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से जुड़ा था और मेजर चार्ल्स बर्टन की हत्या के लिए उत्तरदायी था? जयदयाल, केसरी सिंह बारहट और इसके अलावा दामोदर दास राठी, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1857 के विद्रोह भारतीय नेताओं में से 2, जयदयाल और महराब खान, जिन्होंने रेसिडेंसी पर हमला किया था। देखिए जयदयाल है और दूसरा नाम एक और भी है, वो कौन सा है? महराब खान। ठीक है, तो केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चौंगटिया लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भेंट किया और उनसे 1903 के दिल्ली दरबार में शामिल ना होने का अनुरोध किया था। तो यहां पे देखें तो केसरी सिंह बारहट कौन है ये भी आपको पता चला, और उसके अलावा चुंगटिया दामोदर दास राठी पोखरण के थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई थी। तो ये कौन है ये भी आपको पता चला। आगे देखें तो राजस्थान में सिविल लिबर्टीज यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1941 में जयपुर में हुआ, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यह है ए है केवल 1, या दूसरा है केवल बी, तीसरा है ना तो ए ना तो बी, और चौथा है दोनों ए और बी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1936 में जोधपुर में सिविल लिबर्टीज यूनियन का गठन किया गया था। यानी कि हम ये देखते हैं स्थापना तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन 1936 में की थी, 41 में नहीं, इसीलिए गलत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1915 में उदयपुर में की हुई थी। और बी है सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर के युवाओं ने 1932 में की थी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल ए, केवल बी, ना तो ए ना तो बी, और दोनों ए और बी। इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसमें तीसरा वाला। तीसरे वाले का मतलब क्या है? ना तो ए सही है ना तो बी सही है। माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना, तो माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना 1932 में उदयपुर में हुई, ना कि 1915 में हुई। फिर दूसरा है सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर के युवाओं ने 1932 में की, जबकि यह 1915 में की गई थी। महारावल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन स्थापना हो गई थी। तो यहां पे याद रहे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो चीजें सही हो जाती, ऑप्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता। लेकिन अभी तो हम 3 नंबर को कहेंगे, यानी कि दोनों कथन सही नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? नसीराबाद, खेरवाड़ा, देवली या कोटा? ब्रिटिश छावनी ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, वो कौन सी है? याद रखिएगा, राजस्थान को 6 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था 1857 के जो विद्रोह के दौरान का समय था, और उनमें से 2 ऐसी हैं, एक है खेरवाड़ा और एक है ब्यावर। इन दोनों, खेरवाड़ा और ब्यावर दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो खेरवाड़ा और ब्यावर में नाम किसका आ रहा है? एक ही नाम आ रहा है, बी का, खेरवाड़ा का। अगर पूरा पूछ लेगा तो आप 2 बता देंगे। बाकी कितनी छावनी है? नसीराबाद है अजमेर में, देवली टोंक, एरिनपुरा, पाली, कोटा, खेरवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर अजमेर। चलिए अब उसके बाद आगे देखिए। राजस्थान के लोकगीतों में निम्नलिखित में से किसे ब्लैक एंड व्हाइट से की लड़ाई कहा जाता है? लोकगीतों में ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई कहा जाता है, काले और गोरों की लड़ाई कहा जाता है। ऐसा कह लेंगे तो आसान होगा। नीमच की लड़ाई, कोटा में लड़ाई, धौलपुर में लड़ाई या आउवा में लड़ाई? सही जवाब क्या है? आउवा में जो लड़ाई है उसको काले और गोरों की लड़ाई कहा जाता है, यानी कि डी हमारा सही जवाब हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय सैनिकों की बहादुरी 1857 के विद्रोह की यहाँ पे दिखाई देती है, और उसी के लिए ऊपर जो लोकगीत बना है वह भी बनाया गया है। तो सिपाहियों के नेता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। चलिए, गांधी जी ने किस किसान हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी? अब देखिए, ए है गोविंदपुरा किसान हत्याकांड 1923, जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 1934, सी है नीमू चना किसान हत्याकांड 1925, और डी है डाबी किसान हत्याकांड 1926। सही जवाब क्या है? सही जवाब देखिए, तो अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की दर बढ़ाने पर 1925 में 14 मई की तारीख थी, नीमू चना गांव था, वहां पे 800 किसान एकत्रित हुए, एक आयोजन हुआ सभा का, और वहां पे वो एकत्रित थे कि तभी पुलिस ने गोलियां चला दी और सैकड़ों किसान मारे गए। और गांधी जी ने इसको कहा कि यह जलियांवाला बाग आंदोलन जो कांड था उससे भी ज्यादा विभत्स था। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़, भानगढ़, चित्तौड़गढ़ या सामगढ़? जलियांवाला बाग से भी विभत्स और जलियांवाला बाग जैसा ही जिसे कहा जाता है तो वो है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मानगढ़ धाम बसवाड़ा। राजस्थान में मानगढ़ को अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के दमन के कारण जाना जाता है। तो ये अलग बात है, वो पहले वाली अलग है, ये अलग है। फिर राजस्थान में अंग्रेजों ने प्रथम सहायक संधि किसके साथ की? देखिए, सहायक संधि तो कई लोगों के साथ हुई, पहली किसके साथ हुई? उदयपुर, करौली, अजमेर या अलवर? सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी। बी का मतलब क्या हो गया कि करौली के साथ हुआ था, उसके बाद बहुत कम समय में बाकी लोगों के साथ भी हो गया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्थापित करना। तो पहली जो संधि होती है अंग्रेजों की राजस्थान में 1817 में करौली में होती है, और उसके बाद 14 माह के अल्प समय में ही हम देखते हैं तो बहुत सारे जो रियासतें हैं वो सब भी मिल जाती हैं। और ये जो संधियां थी, अलग अलग संधियां कर मराठे और जो पिंडारियों के आक्रमण से राहत पाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसी समय अजमेर का इलाका भी दौलत राम सिंधिया से प्राप्त कर लिया गया था। तो हम देखें तो बहुत सारी जो संधियां ये जो हुई थी ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। तो करौली से शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक एक करके बहुतम पहुंचा। तो समाचार पत्र, अब सहायक संधि प्रणाली का संबंध किससे है? अगर ये सवाल आपसे आ जाए कि सहायक संधि प्रणाली का संबंध किससे है तो आप किसका नाम लेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अब आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे कि समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया, त्याग भूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान या प्रताप? सही जवाब क्या है? राजस्थान सेवा संघ ने जिसका प्रकाशन अजमेर से किया वह है नवीन राजस्थान। अब देखिए नाम क्या था, देखिए पहले
राजस्थान सेवा संघ। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 1919 ईस्वी में गांधी जी से प्रेरणा मिलने के बाद वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, अभी वर्धा में हुई है। फिर उसके बाद मुख्य उद्देश्य क्या था, जो जागीरदार हैं तथा उनकी प्रजा में पर जो संबंध हो वो बेहतर हो। फिर उसके बाद देखें तो वर्धा से राजस्थान केसरी एक साप्ताहिक शुरू हुआ, और उसके बाद हम देखें तो अजमेर से नवीन राजस्थान को प्रकाशित किया गया। तो ये नवीन राजस्थान प्रकाशित कौन कर रहा है, राजस्थान सेवा संघ कर रहा है। ठीक है, ये कहां से स्थापित होता है, तो 1919 में गांधी जी की प्रेरणा के फलस्वरूप होता है। तो ये बात स्पष्ट है आपको, ऑप्शन है इसका सी, नवीन राजस्थान। तो ये जितना कुछ भी हमने देखा आज पहला वीडियो था, अभी इतिहास के और भी वीडियो आने बाकी है। लगातार हमारा मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, तो लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमसे मुलाकात करते रहिए। मुलाकात करने के लिए चैनल में और भी जो वीडियो आते हैं उसे भी देखते रहिए, जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं जैसे डेली करंट अफेयर्स, MCQs है, उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, उन्हें फॉलो करते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।